हेलो गाइस, दिस इज मनीष कुमार सिंह एंड यू ऑल वाचिंग विनसम एजू क्लासेस। जैसा कि आप सबने न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है तथा एक नई एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। तो आज की इस वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि सीईटी और एनआरए क्या होता है तथा इसका हमारी सरकारी नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है तथा जितने भी मेरे दोस्त टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं क्या उनकी राह आसान हुई तथा सीईटी एनआरएल से टीचिंग जॉब्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीईटी जिसके बारे में पिछले एक दो दिनों से चर्चाएं तेज हो गई हैं वो क्या है। तो जो सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी वो एक पात्रता परीक्षा होने वाली है जो कि 3 लेवल्स में कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि तीनों लेवल्स होंगे आपके ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेट अर्थात आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके बाद ग्रेजुएशन जो भी आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो सकता है। इन तीनों लेवल्स पे जो है आप सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे सकते हैं। आगे है कि फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सेट सीईटी से रिप्लेस द टायर 1 एग्जाम हेल्ड बाय एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अर्थात जो भी भारत में जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एक एसएससी एग्जामिनेशंस होती हैं, एक आरआरबी और एक आईबीपीएस जो कि बैंकिंग की नौकरियां होती हैं। तो इन तीनों ही नौकरियों में जो टायर 1 अर्थात जिसे हम सब फर्स्ट पेपर भी कहते हैं, जो टायर 1 होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी उसके स्थान पर लाया गया है। और ये किस पोस्ट के लिए है? ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये वैलिड होगा। अर्थात कि जब आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते होंगे तो आपका सीईटी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए टायर 1 का काम करेगा एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए। ठीक, उसके बाद जो सीईटी से जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो ग्रुप बी और ग्रुप सी जो पोस्ट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये जो नियम है वो अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू की जाएगी और धीरे धीरे से जो है विस्तार किया जाएगा। तो ये नियम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लागू होगी। सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी चीज़, टायर 1 की काम करेगा एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, ग्रुप बी और ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और ये जो है 3 लेवल्स पे एग्जाम इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन पर। अगले साइड हम देख सकते हैं कि इसके हम अब देख लेते हैं कि जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है वो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो फ़ायदा निम्नलिखित दिया गया है कि सेंट्रल स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। जो आपकी जो सीईटी की एग्जामिनेशंस होने वाली हैं, जो होंगी इन फ्यूचर, वो अनेक मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज अर्थात अनेक भारतीय भाषाओं में जो है ये एग्ज़ाम होगा। इसका करिकुलम जो होगा स्टैंडर्ड होगा और डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी भी स्टैंडर्ड होनी है। मतलब अच्छा खासा आपको जो है एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर, फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 टायर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखिए यहाँ क्या कहानी इसकी है। जैसे आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 3 टायर मान के चलिए हो, 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, एसएससी, आरआरबी या आईबीपीएस की मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जब आप सीईटी को क्वालिफाई कर देंगे तो आपका पेपर 1 अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपको पेपर 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बचे 2 पेपर जो जिसे मेंस कहते हैं, हाँ पेपर 1 प्री हो गया, अब उसके बाद मेंस। तो जो सेकेंड और थर्ड या सेकेंड पेपर, मेन पेपर जो होगा आपको जो है, अगर आप एसएससी दे रहे हो तो एसएससी कंडक्ट करवाएगा, जो उसका रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा आरआरबी कंडक्ट करवाएगा और आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। अर्थात सीईटी केवल प्री एग्जामिनेशन या टायर 1 एग्जामिनेशन के लिए ही वैलिड होने वाली है। ठीक, उसके बाद सीईटी स्कोर जो होता है वो कैंडिडेट का 3 साल तक के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। उसके 3 साल के बाद जो है वो काम करना बंद कर जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो रिस्ट्रिक्शन होने वाले हैं, जो नंबर कि आप कितने अटेम्प्ट में सीईटी दे सकते हैं, तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। सब्जेक्ट टू अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, जो आने वाले इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस में जो है वो अपर एज को जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे बाद में। पर यहाँ अभी बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो होता है, रिलैक्सेशन जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, जो उम्र में छूट दी जाती है, वो यहाँ पर जो है वैलिड रहने वाला
है। तो ये आप देख सकते हैं सीईटी के फ़ायदे। और उसके बाद जो मेरे दोस्त जो टीचिंग जॉब्स को देख रहे हैं, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, अभी जो सीईटी है वो टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए जो है वैलिड नहीं किया गया, अर्थात इसे टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए नहीं लाया गया है। ये सिर्फ आपका एसएससी आरबी और आईबीपीएस के लिए लाया गया है। और कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं। इसके करने के लिए जो है एक एजेंसी अलग से गठित की जाएगी, जिसके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए कहा जाएगा, जो कि गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी अर्थात जो है अच्छा शासन करेगी और पारदर्शिता भी बनाए रहेगी। इसके फायदे क्या क्या होने वाले, इसके फायदे जो निम्न दिए गए हैं कि रिड्यूसेस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि आप जानते हैं अभी एसएससी की बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो कि 2-3 सालों से अटकी पड़ी हुई हैं। तो एनआरए और सीईटी मिलकर जो है जो प्रोसेस होता है उसको कम करने वाले हैं। मिटिगेट्स हार्डशिप्स ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि जब हम बैंकिंग एग्जाम देते हैं और एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन देते हैं, लगभग लगभग दोनों की जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं, पर हमको एसएससी का एग्ज़ाम अलग से देना पड़ता है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम अलग से देना पड़ता है। इन्हीं सारी डिफिकल्टीज़ को दूर करने के लिए सीईटी को इंट्रोड्यूस करवा रही है इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद जो सीईटी है वो भारत भर में लगभग 1000 सेंटर्स पे होने वाला है। और यहाँ दिया गया एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट वन एग्जाम सेंटर, अर्थात प्रत्येक जिले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर तो होना ही पड़ेगा। द 117 एप्रिजनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक। बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वुमेन। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके होंगे, पिछड़े कैंडिडेट होंगे और जो महिलाएं होंगी उनके जो है अच्छा एक्सेस दिया जाएगा, उनके लिए ये जो है और भी फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि करेंट उसके बाद हम एग्जामिनेशन देते हैं ढेर सारे, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। करेंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय मल्टीपल एजेंसी। इससे नुकसान क्या होता है, हमको बार बार रिपीटेटिव फी देना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है लंबी लंबी दूरियों तक का रिक्रूटमेंट सेंटर तक एक साल में अनेकों बार। तो एनआरए विल रिमूव दिस पेन पॉइंट्स विथ अ कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर टायर 1 एग्जाम फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। तो एनआरए का वर्क आपको समझ में आ गया कि ये टायर 1 का एग्जामिनेशन सीईटी के माध्यम से करवाकर इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देगी, दूर कर जाएगी। और जो कैंडिडेट्स के ऊपर बर्डन होगा उससे भी एनआरए जो है खत्म करने का काम करेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सीईटी और एनआरए क्या होगा। एक तुरंत पॉइंट से हम जान लेते हैं क्या होगा कि जो हमारी कैंडिडेट थी उसने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को जो है गठित किया है, और ये जो है जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही काम करने वाला है। और एनआरए विल रिमूव द पेन पॉइंट्स ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होने वाला है, तो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में होने वाले हैं और इसके स्कोर 3 साल के वैलिड रहेंगे और एग्जाम जो है प्रत्येक वर्ष 2 बार होने वाला है, ठीक। और ये एसएससी आरआरबी आईबीपीएस तीनों के लिए यूजफुल होने वाला है, टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो है ये काम नहीं करेगी, ठीक। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।